सोचिए, 26 नवंबर 2008 की एक आम सी शाम। मुंबई अपनी पूरी रफ्तार में थी। मरीन ड्राइव पर लोग समंदर की ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। सीएसटी स्टेशन पर दिन भर की थकान के बाद घर लौटने की जल्दी थी और शानदार ताज होटल में मेहमान डिनर कर रहे थे। किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मुंबई की सबसे लंबी और सबसे काली रातों में से एक होने वाली थी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कोलाबा के एक छोटे से मच्छीमार नगर में एक रबर की बोट आकर रुकी। उसमें से उतरे 10 नौजवान जिनकी उम्र मुश्किल से 20-25 साल रही होगी। उनका हुलिया, उनके हाव भाव, सब कुछ शक पैदा कर रहा था। वहां एक मछुआरे को शक हुआ भी, उसने पुलिस को फोन भी किया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया और यही वो पहली चूक थी जिसने आने वाली तबाही का दरवाजा खोल दिया। और बस यहीं से मुंबई पर हुए अब तक के सबसे बड़े और सुनियोजित हमले की शुरुआत हो जाती है। वो 10 लोग 2-2 की टीमों में बटे और दक्षिण मुंबई के अलग अलग कोनों में अपने अपने टारगेट की तरफ बढ़ गए। मुंबई पर एक साथ कई जगहों से हमला होने वाला था। रात के ठीक 9:30 बजे अजमल कसाब और इस्माइल खान सीएसटी स्टेशन के मेन हॉल में घुसे। उन्होंने अपने बैग से AK-47 निकाली और बिना एक पल सोचे वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पल भर में स्टेशन का शोरगुल चीखों और मातम में बदल गया। इस हमले का जवाब देने के लिए जो सबसे पहले पहुंचे वो थे मुंबई पुलिस के जवान। लेकिन आतंकवादियों के मॉडर्न हथियारों के सामने वो बहुत बुरी तरह से आउटकर्न थे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो शुरू होने से पहले ही असमान थी। अब ये लड़ाई कितनी असमान थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि मुंबई पुलिस की पुरानी 303 राइफल से एक बार में सिर्फ एक गोली चलती थी और उसे फिर से लोड करना पड़ता था। दूसरी तरफ आतंकवादियों की AK-47 मिनटों में सैकड़ों गोलियां उगल रही थीं। इसके बावजूद मुंबई पुलिस के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। ATS चीफ हेमंत करकरे अपनी टीम के साथ कामा हॉस्पिटल के पास आतंकवादियों को ट्रैक कर रहे थे, जब कसाब और इस्माइल ने उनकी गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस कायरतापूर्ण हमले में भारत ने अपने कुछ सबसे बेहतरीन और जांबाज ऑफिसर्स को खो दिया। लेकिन उसी रात बहादुरी की एक ऐसी मिसाल भी देखने को मिली जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले गिरगांव चौपाटी पर उन्होंने बिना किसी हथियार सिर्फ अपनी लाठी के सहारे अजमल कसाब का सामना किया। उन्होंने AK-47 की बैरल को पकड़ लिया और अपने सीने पर गोलियों की पूरी मैगजीन झेल ली, लेकिन कसाब को नहीं छोड़ा। वो क्रूशल 5 सेकेंड्स, बस उतने में ही उनकी टीम को मौका मिल गया कि वो कसाब को जिंदा पकड़ सकें। तो एक तरफ मुंबई पुलिस अपनी जान की बाजी लगा रही थी और दूसरी तरफ दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG को तैयार किया जा रहा था। पर विडंबना देखिए, देश की सबसे एलीट कमांडो फोर्स को मुंबई तक पहुंचाना ही एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल सिरदर्द बन गया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पहली गोली चलने और NSG के एक्शन में आने के बीच पूरे 10 घंटे निकल गए। ये वो 10 घंटे थे जिनमें आतंकवादियों ने होटलों को अपनी मजबूत किलेबंदी में बदल दिया था। आने वाली लड़ाई अब और भी मुश्किल और खूनी होने वाली थी। देखिए, ये देरी किसी एक वजह से नहीं हुई, ये कई लेवल पर सिस्टम की नाकामी का नतीजा था। इसने हमारे सुरक्षा तंत्र की उन कमियों को उजागर कर दिया जहां देश की टॉप कमांडो फोर्स के पास इमरजेंसी में कहीं पहुंचने के लिए अपना डेडिकेटेड विमान तक नहीं था। और इस नाकामी की कीमत आम लोग और जवान अपनी जान देकर चुका रहे थे। खैर, जब NSG मुंबई पहुंची तो उनके सामने चैलेंज एक नहीं बल्कि 3 थे। 3 अलग अलग वॉर जोन, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस। आतंकवादियों ने इन जगहों को मौत के जाल में बदल दिया था। हर गलियारे में बम लगा दिए थे और कई हिस्सों में आग भी लगा दी थी। ओबेरॉय में एक बहुत ही सधा हुआ ऑपरेशन हुआ। कमांडो ने होटल के अंदर से मोर्चा संभाला और ठीक सामने वाली एयर इंडिया बिल्डिंग पर तैनात स्नाइपर्स ने आतंकियों को एक-एक कर निशाना बनाया। इस जबरदस्त तालमेल की वजह से 143 बंदूकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ओबेरॉय में जहां रणनीति काम आई, वहीं ताज होटल की जंग में व्यक्तिगत बहादुरी की मिसालें दी जा रही थीं। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपने एक घायल साथी को बचाने के लिए अकेले ही आतंकवादियों से भिड़ गए। उन्होंने अपनी टीम को एक जाल में फंसने से बचाया, लेकिन खुद शहीद हो गए। उनके आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी टैक्टिकल चुनौती थी वो था नरीमन हाउस। सोचिए,
तंग गलियों के बीच एक ऊंची इमारत जो किसी किले जैसी लग रही थी। यहां जमीन से हमला करना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना। तो सवाल था, एनएसजी करे तो करे क्या? जवाब आया आसमान से। एनएसजी ने एक बहुत ही जोखिम भरा फैसला लिया, हेलीकॉप्टर से सीधे छत पर उतरने का। लेकिन इस साहसी ऑपरेशन पर एक बड़ी गलती का साया मंडरा रहा था। इसका टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जिससे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को एनएसजी की हर चाल की खबर मिल रही थी। इसी ऑपरेशन में अपनी टीम को कवर देते हुए हवलदार गजेंद्र सिंह ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इसी बीच इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आतंकवादियों और उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स के बीच की बातचीत पकड़ी और निर्देश बिल्कुल साफ थे, अगर पकड़े जाने का खतरा लगे तो सभी बंधकों को मार डालो। उनका मकसद था ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना और लड़ते हुए मर जाना। आखिरकार 29 नवंबर की सुबह तक ताज होटल को भी पूरी तरह से खाली करा लिया गया। 60 घंटों तक चली ये घेराबंदी खत्म हुई, लेकिन अपने पीछे इतने गहरे जख्म छोड़ गईं जो आज भी ताज़ा हैं। इस हमले की जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भारी थी। कुल मिलाकर 116 बेगुनाह लोग और सुरक्षाकर्मी इस हमले में मारे गए। इन 166 लोगों में आम नागरिकों के साथ साथ मुंबई पुलिस और एनएसजी के वो 18 बहादुर जवान भी शामिल थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी थी। हमारे सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेलकर 600 से ज्यादा लोगों को जिंदा बचाने का एक अविश्वसनीय काम किया। देखिए, 26/11 भारत के लिए एक बहुत दर्दनाक वेकअप कॉल था। इस हमले ने हमारे सुरक्षा सिस्टम की उन सभी कमियों को सामने ला दिया जिन्हें अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसके बाद देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई बड़े और बहुत ज़रूरी सुधार किए गए, ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। जिंदा पकड़ा गया एकमात्र आतंकवादी अजमल कस्साब इस हमले का चेहरा बन गया। उस पर केस चला, जिससे हमले के पीछे पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड बेनकाब हुए, और 21 नवंबर 2012 को उसे फांसी दे दी गई। तो 26/11 की विरासत सिर्फ सुरक्षा नियमों के बदलाव या दुखद यादों तक सीमित नहीं है। ये हमला अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गया जो आज के दौर में और भी ज्यादा मायने रखता है। वो ये कि जब दुश्मन की कोई वर्दी ना हो और जंग का मैदान कोई होटल या स्टेशन हो सकता है, तो एक खुले समाज और पुख्ता सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए।